हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस से यूनिट 3 से सामाजिक क्षमता जिसका नाम है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे पहले ही हम यूनिट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, आप मिल जाएगा आपको। ठीक है। और इससे पहले इस वीडियो से पहले आप वन शॉट वीडियो को भी देखना, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के ओवरव्यू लेने में आपको हेल्प होगी। वहां से आपको सारी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 को। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बेसिकली होने वाली है। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, जो कि है एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है। ठीक है। तो बहुत सारा कमेंट आया हुआ था बच्चों का कि इस सब्जेक्ट का बेसिकली सिलेबस क्या है। तो इस सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 3 सामाजिक क्षमता को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, इस यूनिट से बन सकता है कि सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करें। जैसा कि आपको इस यूनिट के नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना, कि ये सामाजिक जागरूकता क्या है। पिछले यूनिट में हमने देखा था व्यक्तिगत जागरूकता के बारे में, राइट। तो इसमें अब हम देखते हैं सामाजिक जागरूकता में। तो पहला क्वेश्चन तो ये ऑब्वियस है कि बनना ही है कि सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करिए और इसके महत्व को समझाइए। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से बताना है कि सामाजिक जागरूकता बेसिकली है क्या? तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे व्यक्तिगत जागरूकता क्या होता है कि स्वयं के बारे में जानना, अपने बारे में, अपने पर्सनल इमोशंस के बारे में पता होना, ठीक है? परंतु यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक जागरूकता का अर्थ क्या है? तो उसमें आपको बताना है कि खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा दूसरों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने और सम्मान करने की जो क्षमता होती है, जो हम दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई कुछ सामने से बोल रहा है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो क्षमता होती है, इसी को हम सामाजिक जागरूकता वाली क्षमता कहते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और साथ ही साथ सहानुभूति और करुणा रखने में हमें सहायता मिलती है, और उनके साथ से हम जो है और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। जब भी आप किसी दूसरे, ठीक है। तो सामाजिक जागरूकता जो होती है ना, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है, स्किल है, जिससे क्या होता है ना, हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ पाते हैं, लोगों को फ्रेंड्स बना पाते हैं, अपने रिलेशनशिप में बना सकते हैं, उसको मजबूत रख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का स्किल होता है जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक जागरूकता के कई महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। आपने कई लोगों को सुनते हुए सुना होगा कि हमें सोशल गैदरिंग में शामिल होना चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाना चाहिए, जितने ज़्यादा लोगों से हो सके मिलना चाहिए। बिकॉज़ इसके कई सारे लाभ होते हैं। आपको समाज में कैसे बोलना है, कैसे उठना-बैठना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? और लोगों का नज़रिया कैसा है, लोग किस दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को देखते हैं, वो आपको अंदर आता है। और आपके अंदर टीम वर्क जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होते हैं ना, हेल्प करने का, दूसरों को हेल्प करने का, जो ये सारी स्किल्स होती हैं, इस एक तरीके से कि जो व्यवहार हैं ये सारे आपको सामाजिक जागरूकता, अगर आप सोशलाइज्ड तरीके से वेल बिल्कुल अवेयर हैं, समाज में अच्छे से लोगों को समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब आप सामाजिक तरीके से जागरूक होते हैं तो आपको कई तरीके के लाभ होते हैं। ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। ठीक है। और यह जो है हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ साथ सम्मानजनक ढंग से बातचीत करने में भी मदद करता है। ठीक है। जो संघर्षों को कम करने के साथ साथ हमें समाधान को खोजने में भी मदद करता है। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब आप सेल्फ सोशली अवेयर होते हैं तो आपके अंदर पास जो भी स्किल्स है उसको लेकर सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति विश्वास को दिखाता है, और आप भी दूसरों के प्रति विश्वास रख सकते हैं और उनसे समझ पा सकते हैं, और लोगों को अपना अ, दैनिक जीवन में शामिल करके और कई चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसी का आगे है कि सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक जागरूकता हमें सामाजिक परिवर्तन में योगदान में रखती है, कि अगर समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसमें भी हम ढल सकते हैं अच्छे से। ठीक है। और यह जो है हमें दूसरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए हेल्प करता है, कि हमें कैसे इन चुनौतियों का सामना करना है। ठीक है। साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता को विकसित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें शामिल है कि दूसरों के साथ सक्रिय रूप से सुने। जैसे कि अगर आप सामाजिक जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो दूसरों की बातें सुननी आनी चाहिए। ऐसा ना हो केवल आप बोल रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दें और लोगों को ज़्यादा सुने। बी अ गुड लिस्टनर, ठीक है? उसके बाद ही आप बहुत अच्छे स्पीकर बन पाते हैं, ठीक है?
और साथ ही साथ एक अच्छे लिसनर के साथ-साथ आपको दूसरों के विचारों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, दूसरों के इमोशंस को समझना चाहिए और अनुभवों को भी समझने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तभी आप बहुत अच्छा जो है समाज में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा पाते हैं, आप सोशली अवेयर हो पाते हैं, ठीक है? और अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको खुद के विचारों को ना उसको सक्रिय रूप से समझने और साथ ही साथ अपने खुद के दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब आप के कोई टॉपिक है या कोई बात है जिसमें आप किस उस चीज़ को किसी दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और हो सकता है कि आप गलत हो। तो उस सिचुएशन में आप अपने दृष्टिकोण को ना चुनौती देने के लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं होता कि आप ही हमेशा हर टाइम सही होते हैं, ठीक है? तो कुछ सिचुएशन में आपको अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए आप किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं? कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए ना कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो मान लीजिए सपोज़, तो केवल उनके शब्दों पर ही आपको ध्यान देना है, बल्कि उनकी भावनाओं और इशारों पर भी ध्यान देना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि केवल आप उनके वर्ड्स को सुन रहे हैं, आप उन वर्ड्स को भी सुनिए, साथ-साथ आप देखिए वो किस भाव से बोल रहे हैं, किस इमोशन और किस तरफ वो इशारा करे। ये सारी चीज़ों को आपको देखना होता है, जिससे क्या होता है आप दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं और यह दिखाएगा कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं और उनकी परवाह करते हैं, ठीक है? और दूसरों से यह समझने के लिए कि खुले प्रश्न पूछें कि वे कैसे सोचते हैं। मतलब किसी टॉपिक पे अगर आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप उसमें क्वेश्चन्स पूछें। इतना भी ज़्यादा नहीं, परंतु आप जो भी वो सवाल जो भी बात चल रही है, उस बात से रिलेटेड सामने वाले व्यक्ति से पूछें ताकि उसको लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं उनकी बातों में, ठीक है? ये सारी चीज़ें। और उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? या आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर कोई आपसे ये ओपिनियन माँग रहा है, तो आप पहले उनसे ही पूछिए कि आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगता है? अगर आप किसी से राय माँगते हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? है ना? ठीक है? तो अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक रहना जो है, अति आवश्यक है। ओके? और साथ ही साथ आप आगे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि हम सभी में पूर्वाग्रह होता है जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में बाधा डालता है। कई बार ये होता है ना कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे होते हैं। हमें हर जगह अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ-साथ को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ-साथ आपको सामने वाले व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उस पूर्वाग्रह को अपने उस दृष्टिकोण या उस कन्वर्सेशन के बीच में नहीं आने देना, ठीक है? तो अपने स्वयं के पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक होकर आप उन्हें चुनौती देने और दूसरों के दृष्टिकोण को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में बेहतर बन सकते हैं, ठीक है? और विविध लोगों से मिलें और बातचीत करें। विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमियों के बारे में जब आप जानना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉरी आप लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, तो आपको वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो उनके दृष्टिकोण को समझने में भी आपको इस चीज़ से हेल्प होगी, ठीक है? तो यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए जिससे कि आप इन सुझावों को कैसे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपका कोई दोस्त है, ठीक है? और वो किसी कठिन निर्णय कोई डिसीज़न नहीं ले का सामना कर रहा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसमें क्या करना है ना, उनसे बात करनी है आपको और उनसे बात करने के लिए आपको समय निकालना है, ठीक है? और उनकी भावनाओं को समझने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से सुनना है पहले तो, कि आखिर उनकी प्रॉब्लम है क्या? और फिर हो सके तो आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो उन्हें ये समझाने में मदद करने के लिए खुले प्रश्न पूछें। आप उनसे ना लाइक ओपन माइंड रखकर आप उनसे क्वेश्चन्स पूछें, ठीक है? और यदि आप एक नए समूह में शामिल हो रहे हैं, तो आप अपने नए साथियों से साथ सवाल पूछें, उनसे डरे मत, ठीक है? और उनके बारे में और जानें और उनकी संस्कृति और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए अपनी रुचि को दिखाएँ। तो इससे क्या होगा उनको लगेगा कि हाँ, आपको इन चीज़ों में रुचि है, ठीक है? और यदि आप किसी समाचार या घटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो विभिन्न स्रोतों से जानकारी पढ़ें, ठीक है? यह क्या होगा आपके विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगा। एक ही न्यूज़ को ना आप 2-3 तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसी न्यूज़ को देखने का नज़रिया जो है, आपका दृष्टिकोण जो है और उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की जो दृष्टिकोण है वो आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है? और अंततः आप अपने खुद के ओपिनियन में पहुँचेंगे, ठीक है? सो दूसरों के लिए दृष्टिकोण को समझने के लिए अभ्यास करें, प्रयास करें और आवश्यकता होती है, ठीक है? इनकी अभ्यास की आवश्यकता होती है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए, ठीक है? लेकिन यह एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपको दूसरों के साथ-साथ अधिक प्रभावी बनाती है और उनके साथ और भी अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने में मदद करती है, ओके?
सो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुभूति और करुणा को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है। तो देखिए, तो आखिर सहानुभूति और करुणा क्या है? तो बेसिकली यह एक ऐसी भावना होती है जो आप दूसरों के प्रति महसूस करते हैं, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके लिए चीज़ों को महसूस करते हैं और उस चीज़ को उनकी भावनाओं को समझने और उनके महसूस करने की जो चिंता करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बेसिकली कहते हैं सहानुभूति और करुणा की क्षमता, ठीक है? सो हालाँकि उनके बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। सहानुभूति जो है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, सहानुभूति, जबकि करुणा जो है, इसमें उनकी भावनाओं के लिए चिंता और दुःख भी शामिल होता है, ठीक है? काइंडनेस, जब आपके अंदर किसी को आप बहुत दयालु होते हैं, तो आपके अंदर करुणा की भावना आती है। अगर किसी को दुःख दर्द हो रहा है, तो आपको ही वो चीज़ हर्ट करती है, आप भी उनके प्रति दुखी हो जाते हैं, उनके उनके प्रति दुःख को दिखाते हैं, ठीक है? और सहानुभूति क्या होता है कि उनकी भावनाओं को आप समझते हैं कि हाँ जी, हाँ, आपको जैसा फ़ील हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो सहानुभूति और करुणा जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण स्किल होते हैं, ठीक है? जो हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने में मदद करते हैं, ठीक है? तो इनको बढ़ाने के लिए ना हम कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति और करुणा एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों से मिले, बातचीत करें। सबसे अच्छा आसान तरीका तो यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलें, उनकी संस्कृति के बारे में जानें, उनसे बातचीत करें, ठीक है? तो इनसे क्या होगा, आप उनके प्रति उनके अनुभवों को समझेंगे, तो आपसे क्या हो, आपको आपके अंदर उनके प्रति सहानुभूति जागरूक होगी, करुणा होगी और आप उसके प्रति अवेयर भी हो पाएँगे, ठीक है? तो सहानुभूति और करुणा के बारे में अधिक जानने से आपको इन कौशलों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जैसे कि पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप लेख पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी संसाधन से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है? और सहानुभूति और करुणा के अभ्यास से आप इन कौशलों को मजबूत करने में आपको मदद मिल सकती है। जब आप दूसरों को देखते हैं, तो उनके दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं और उनके लिए जो है चिंता भी महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि आप इन सुझावों को कैसे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका दोस्त किसी कठिनाई समस्या से गुजर रहा है, तो देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही एग्ज़ाम्पल लिया था। तो यहाँ पे भी आप ये एग्ज़ाम्पल दोबारा दे सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से, कि यहाँ पे कुछ लाइक कि आप उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए क्या हो सकता है कि आप उनको सुनेंगे, ठीक है? फिर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये आप बताएँगे कि येस, आप उनकी परवाह करते हैं। थोड़ा-सा डिफ़रेंट है इन दोनों एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है कि अगर आपका एग्ज़ाम्पल उदाहरण देते समय कि अगर आपका कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार, कोई कोई भी सगा-संबंधी जो है या कोई भी पर्सन, अगर वो किसी कठिन समस्या से गुज़र रहा है, कठिन समय से गुज़र रहा है, उसके पास थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप समझिए, उनके दृष्टिकोण से आप उस चीज़ को देखिए कि उनको जिस नज़रिए से वो देख रहे हैं, उस नज़रिए से देखिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और उन्हें ये भी बताइए कि येस, हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपनी सहानुभूति बढ़ा सकते हैं और लोगों के प्रति अपनी करुणा को जागरूक कर सकते हैं। और ऐसे बोला भी जाता है कि लोगों के प्रति हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है? लोगों के प्रति या किसी जानवर के, जो भी लिविंग लिविंग थिंग है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक योग्यता और सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन शब्दों की हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम सामाजिक योग्यता की देखें, तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और सहयोग करने की जो क्षमता है, हेल्प करने की जो क्षमता है, उसी को हम सामाजिक योग्यता कह रहे हैं। और एक व्यक्ति जो दूसरे के साथ आसानी से बात कर सकता है, उनकी भावनाओं को समझ सकता है और टीम के लक्ष्य को, सॉरी, यहाँ पे लक्ष्य आएगा, ठीक है? टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर सकता है, वह जो है सामाजिक रूप से कुशल है। और जब हम सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको परिभाषा लिखना है कि अपने आस-पास की दुनिया के बारे में आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता है कि समाज में आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि समाज में मुद्दे अन्य लोगों के अनुभव और स्वयं के स्थान पर भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, ऐसे अनुभवों को देखें जो आपके स्थान पर भी हो सकता है, अगर वो किसी और के साथ हो रहा है तो, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जो है सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक है, तो दूसरों के अनुभवों को समझता है और अपने आसपास की दुनिया में अपनी भूमिका को भी समझता है कि आपका क्या रोल प्ले है इस दुनिया में, ठीक है? और वह जो है सामाजिक रूप से जागरूक माना जाता है, ठीक है?
और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि संबंध प्रबंधन। परिभाषा क्या हो सकती है इसमें कि दूसरों के साथ आप मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? संबंध प्रबंधन कहेंगे, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ विश्वास रखता है, सम्मान करता है, उनके उसके आधार पर संबंध बना सकता है और संघर्षों को हल कर सकता है। भले ही कितनी भी डिफिकल्टी आए, अप डाउन्स आए किसी रिलेशन में, परंतु उसके बावजूद वो दूसरों का समर्थन कर सकता है और साथ-साथ उस प्रबंधन को कुशल कर सकता है, उसको आगे तक लेके जा सकता है। तो ये स्किल क्या होगी? संबंध प्रबंधन की स्किल होगी, ठीक है? सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सामाजिक योग्यता, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन, ये जो 3 शब्द हैं, उनको कैसे डिफाइन करना है, ओके? हम इस वीडियो में जितने भी आंसर्स को देख रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन स्क्रीन पॉज़ करके साथ-साथ पढ़ना भी है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और हो सके तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपने वर्ड्स में भी फ्रेम करना है। बिकॉज़ हो सकता है आपको ये वाली हिंदी थोड़ी-सी टफ लग रही होगी, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र एक मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र उससे सहमत नहीं है। छात्र संघर्ष को कैसे हल कर सकता है? बिकॉज़ देखिए यहाँ पे ना कुछ आपके पास केस स्टडी जैसी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना है कि ऐसे केस सिनेरियोज़ आपके सामने आ सकते हैं और उसको उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे बताएँगे? तो उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? और वो किसी चीज़ के प्रति ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, परंतु जो दूसरा छात्र है वो उस चीज़ से एग्री नहीं करता है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जो भी वहाँ पे संघर्ष हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो जब सबसे पहला तो होगा कि एक छात्र एक मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी इस तरीके से करा जा सकता है कि पहला पॉइंट है आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले तो शांत रहिए और सुनिए, जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसको शांत रहकर सुनना सीखें, ठीक है? फिर संघर्ष के दौरान ये महत्वपूर्ण है कि जो छात्र है, वो शांत रहकर सुने और अपनी साथी के जो साथी है उसके साथ का, उसको उस छात्र को भी सुने और उसको फिर बोलने का मौका दें, ठीक है? और उन्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथी छात्र का दृष्टिकोण क्या है? भले ही आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, पर उनके जगह पे अपने आप को रखिए और उस दृष्टिकोण से देखिए। कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है? और दूसरा कि अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप उस चीज़ में के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो उसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे, ठीक है? सो एक बार जब छात्र अपने साथी छात्र को सुन लेते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वे सहमत हैं या असहमत है, ठीक है? और तीसरा समन्वय खोजें, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? जब आप कोऑर्डिनेशन करते हैं तो ठीक है, आपको भी कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप उस चीज़ से सहमत नहीं हैं, तो आप लड़ने पे बैठ जाओ, ठीक है? सॉरी। तो आपको कोऑर्डिनेशन वहाँ पे दिखाना चाहिए। छात्र को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा समाधान है, जो दोनों ही दृष्टिकोण को पूरा कर सकता है। यदि कोई समाधान नहीं है, तो छात्र एक समझौता खोजने का प्रयास भी कर सकते हैं। एक समझौता करा जा सकता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। और इसमें आगे आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि फिर भी संघर्ष जारी रहता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो ये इसमें क्या होता है, यदि छात्र संघर्ष को हल करने में असमर्थ होते हैं, तो एक शिक्षक, सलाहकार या अन्य विश्वसनीय वयस्क से मदद लेनी चाहिए, अपने से बड़े, ठीक है? स्कूल में है तो आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ कुछ विशेष सुझाव दिए गए जिससे भी इन संघर्षों को हल किया जा सकता है। पहला, अपने शब्दों का चयन जो है सावधानी से करें, ठीक है? संघर्ष के दौरान छात्र को अपने शब्दों का चयन जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए कि दूसरे छात्र को उससे आघात हो, उसको हर्ट हो या उसको अपमानित हो, ठीक है? उसको लगे कि उसकी बेइज़्ज़ती करी गई है, ठीक है? और दूसरा, अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रण रखें कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आप गुस्से में ना आ जाएँ, ठीक है? संघर्ष के दौरान छात्र को अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो स्थिति को और भी खराब कर दे या बेकार कर दे, ठीक है? और तीसरा पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ओपन माइंडेड होकर उस चीज़ को देखना है, ठीक है? और खुले दिमाग को खुला रखिए, ठीक है? और ओपन माइंडेड होकर आप उस चीज़ को देखें और
छात्र को खुले दिमाग से होना चाहिए और यह मानना चाहिए कि एक समाधान संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई समाधान ही नहीं है, ठीक है? तो ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक समस्या समाधान ज़रूर होगा। ठीक है? संघर्ष जो है एक सामान्य मानव अनुभव है और ये महत्वपूर्ण है कि छात्र को संघर्ष को हल करने के लिए स्वस्थ तरीके सीखने चाहिए। हर चीज़ फाइट से नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और हेल्पफुल भी लगे होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।